नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकतंत्र में। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे हरियाणा में दलितों पर चले दांव की। हरियाणा की सत्ता की जंग में दलित वोटर किंग मेकर बनकर उभरे हैं। हर दल दलितों पर डोरे डाल रहा है। हर दल अपने मैनिफेस्टो में दलितों के लिए सौगातों की झड़ी लगा रहा है। हरियाणा में दलितों की आबादी कुल जनसंख्या की तकरीबन 20% है। वे अहम सीटों पर हैं और इन सीटों पर कब्जा करना तमाम सियासी दलों का ध्येय है। छोटे दल भी दलितों की अनदेखी नहीं कर रहे हैं। इन हालातों में राजनीतिक चौसर में दलितों पर दांव जो खेले गए हैं वह कितने कामयाब होंगे, ये तो 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सबकी नजर 21% दलित वोटरों पर है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस, इनेलो बसपा और जेजेपी आसपा ने दलित मतदाताओं को रिझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। कई चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को दलित विरोधी बताया है। उन्होंने गोहाना मिर्चपुर कांड के जरिए कांग्रेस को घेरने का प्रयास किया है। वहीं राहुल गांधी कई बार खुद को और अपनी पार्टी को दलितों का पक्षधर बताते रहे हैं। वह लगातार जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाकर दलितों और पिछड़ों को न्याय दिलाने की बात कहते हैं और भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि वह दलितों और पिछड़ों को समान अवसर नहीं देती है। इस बीच वोटिंग से एक दिन पहले कांग्रेस में दलित चेहरा और पूर्व सांसद अशोक तंवर की एंट्री हुई है। उनका 9 सीटों पर असर है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की आबादी में दलितों की हिस्सेदारी 20.2% है। इनके उम्मीदवारों के लिए प्रदेश में 17 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एससी आबादी शहरी क्षेत्रों में 15.8% की तुलना में 22.5% अधिक है। इन्हें ही लुभाने में पार्टियों ने पूरा चुनाव प्रचार बिता दिया है। बीजेपी लोकसभा में दोनों रिजर्व सीट हार गई थी। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, इनमें 2 सीटें रिजर्व हैं। कांग्रेस ने 17 में से 11 हलकों में बढ़त बनाई। 90 विधानसभा सीटों में से 17 एससी वर्ग के लिए रिजर्व हैं। विधानसभा चुनाव से पहले इसी साल हुए लोकसभा चुनावों के रिजल्ट को यदि विधानसभा वाइज देखें तो इन 17 में भाजपा सिर्फ 4 ही जीत सकी। 11 पर कांग्रेस जीती तो 2 पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से बढ़त बनाकर चौंका दिया था। घोषणा पत्र में भी सभी दलों ने दलितों को साधने की कोशिश की है। क्षेत्रीय दलों ने दलित कैडर बेस्ड पार्टियों से किया गठबंधन। हरियाणा के क्षेत्रीय दल जेजेपी और आईएनएलडी ने एएसपी और बीएसपी से गठबंधन किया है। ऐसे में दलितों की अनदेखी कोई नहीं कर रहा है क्योंकि वे किंग मेकर माने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो आखिर किसके होंगे दलित, ये सबसे बड़ा सवाल है। दलित जिसके होंगे 5 तारीख को उनके पक्ष में वोट डल जाएंगे। पिटारा 8 को खुलेगा। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के तरफ से बतौर प्रवक्ता शान खान साहब जुड़ चुके हैं। वहीं यदि बीजेपी की तरफ से बात करें तो राजबीर रोहल्ला साहब जुड़े हैं और रवि अरोड़ा साहब बतौर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चूंकि चुनौती बीजेपी के लिए इस बार ज्यादा बड़ी है, इसीलिए राजबीर साहब आपके पास आना चाहेंगे। आखिर दलित के ऊपर जो सबकी निगाहें टिकी हैं, ऐसे सिचुएशन में दलित क्या आपके होंगे, इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि यदि पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो 17 जो बेहद दलित डोमिनेटेड सीट्स हैं उनमें से 7 पर कांग्रेस का कब्जा था। यदि पिछले लोकसभा चुनाव की भी बात करें तो 68% दलित ने इंडिया गठबंधन को ही वोट दिया था। और दलित कुल 2011 सेंसस की मैं बात कर रहा हूं, तकरीबन 20-22% उनकी आबादी है। अब तो खैर बहुत ज्यादा ही हो गई होगी उससे। तो ऐसे में दलित के बिना हरियाणा की नैया तो पार नहीं लगेगी। रोहिल्ला साहब, ऐसे में आपको क्या लगता है, एंटी इनकम्बेंसी का भी एक फैक्टर, ऊपर से दलित क्या आपका साथ देंगे तभी मिलकर सरकार बनेगी, अदरवाइज पावर से आउट हो जाइएगा? कुणाल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए। जी कुणाल जी नमस्ते। प्रवक्ता साथियों को और एक्सपर्ट को मेरी राम राम और आपके दर्शकों को भी। भारतीय जनता पार्टी जात की नहीं जमात की बात करती है और अगर जाति की भी बात आती है तो खान की बात आती है। हमने कभी वोट बैंक के लिए जाति का कोई सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी,
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एक बात कही है, सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ की जहां बात आती है तो उसमें सब समाहित हो जाते हैं। वो कोई एससी बीसी बैकवर्ड फॉरवर्ड या सवर्ण कुछ नहीं है उसमें सिर्फ और सिर्फ भाई हम कैसे गरीब व्यक्ति का या अंतिम जो व्यक्ति उसको विकास की धारा में जोड़े। तो लेकिन फिर भी अगर आप ये बात आज आपने डिबेट का मुद्दा छेड़ा दलित का, तो दलितों के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल में किया है वो किसी ने नहीं किया था। आज हमारे अगर आप देखेंगे जो एचसीएस वगैरह जो लगे हैं, वो जो बिना पर्ची बिना खर्ची वो लगे, वो कभी सपना होता था दलित का। हमारा कहीं किसी भी दलित का या वंचित का कोई आपको अवसर नहीं मिलेगा। वो एक डोमिनेशन था बहुत ज्यादा। उस डोमिनेशन को मुख्यमंत्री उस टाइम के जो मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल जी, उन्होंने बिल्कुल तोड़ा और बिना पर्ची बिना खर्चे उन्होंने भर्तियों का जो पैटर्न शुरू किया। तो उसके आधार पर बहुत से जातियों के युवाओं को मौका मिला अपना परफॉर्म करने का और जॉब करने का, जो कि पूरे हरियाणा में सबको दिखता भी है। रही बात दलितों की, तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने अपने विश्वस्त सहयोगी सुदेश कटारिया जी की जिम्मेवारी लगाई थी 6 महीने पहले। तो उसमें उन्होंने लगातार उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया, उन्होंने कोई जाति की बात नहीं, उन्होंने सिर्फ एक मैसेज दिया, लोगों से जाके मिले हर जिले में हर गांव में। उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी आपकी सच्ची रक्षक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपके अधिकार सुरक्षित है। तो वो बातें जो बिना पर्ची बिना खर्ची जो नौकरी लगे हैं, एक बात हमने उनको वो समझाई कि भाई आपके जो बच्चे हैं वो बच्चे आज मेरिट पे लग रहे हैं, और जो अन्य सुविधाएं जो हरियाणा सरकार दे सकती थी या जो दे रही है या जो केंद्रीय सरकार जो दे रही है, तो हमने सिर्फ अपनी योजनाओं का प्रचार किया। हमने वहां कहीं कोई वोट की बैंक की राजनीति करने की कोशिश नहीं की। हमने सिर्फ ये समझाया संविधान की रक्षक भारतीय जनता पार्टी है और सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, ये बात तो आपने की, विकास के मॉडल सब कुछ की बात की, लेकिन प्रधानमंत्री खुद जब मिर्चपुर कांड की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक टारगेट करते हैं कुछ चीजों को और स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि उस वहां क्या हुआ था 2010 में सबको पता है। खैर आएंगे उसके ऊपर भी, लेकिन शान खान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खान साहब देखिए, कांग्रेस के लिए तो बैटल ग्राउंड इस बार राजनीतिक विश्लेषकों से भी हम बात करते हैं थोड़ा फेवरेबल है, लेकिन इसी जगह एक ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होने की भी नौबत आ जाती है। उससे आप कैसे बचिएगा? और मेरा इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल ये भी है कि आईएनएलडी और बीएसपी का गठबंधन है, उधर जेजेपी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन है, तो आपके राह में तो कई कांटे यूं ही उभर कर सामने आ रहे हैं। अपनी राह खुद बनाइएगा, इन कांटों से भी कैसे दोस्ती करने में बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति हो जाएगी। ऐसे में कांग्रेस क्या सोच रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर? और हाँ, एक आपके लिए रेस्पाइट की बात है कि दलितों ने आपका साथ दिया है, ये बात आंकड़े बताते हैं। खान साहब देखिए कुणाल भाई, हरियाणा की संविधान प्रेमी जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है। रही बात मोदी जी के बयान की, तो मोदी जी ऐसा बयान देकर स्वयं को बेनकाब कर रहे हैं, स्वयं की हताशा का प्रदर्शन कर रहे हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मोदी जी जब गोहाना की बात करते हैं, तब मैं मोदी जी को याद कराना चाहता हूं गुजरात का ऊना कांड। वो गुजरात जो मोदी जी का गृह राज्य है, वो गुजरात जो अमित शाह का गृह राज्य है, उस गुजरात के ऊना में दलितों को बांधकर पुलिस चौकी के सामने सार्वजनिक रूप से पीटा गया था। तो भाजपा दलित को लेकर, संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर क्या विचार रखती है, ये पूरे देश को पता है। भाजपा, आरएसएस और इनके अनुषंगिक संगठन ने सदैव आरक्षण का विरोध किया, सदैव दलित समाज के उत्थान का विरोध किया, सदैव संविधान का विरोध किया, और सदैव अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति उत्पीड़न के लिए जो कानून बनाया गया है, SC/ST एक्ट, उसका भी विरोध करने का काम किया है। इसीलिए भाजपा को और मोदी जी को कोई अधिकार नहीं है कि वो दलितों के नाम पर वोट बटोरने का और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम करे। रही बात, मैंने पहले भी कहा कि हरियाणा की संविधान प्रेमी जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है। भाजपा के ही नेता अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव भाजपा के टिकट पे लड़ चुके अशोक तंवर जी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, और उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि भाजपा संविधान का और आरक्षण का आदर नहीं करती है, उसके खिलाफ है, और ना ही भाजपा में दलितों का सम्मान है। इसीलिए भाजपा केवल वोट की राजनीति करने के लिए आज दलितों के हितैषी बनने का नाटक और नौटंकी कर रही है, इससे अधिक ये कुछ नहीं है। ओके,
रवि अरोड़ा साहब, बतौर राजनीतिक विश्लेषक आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं और दलितों का साथ किसको मिलेगा? ये तो खैर 5 अक्टूबर को तय होगा, नतीजे 8 को आएंगे और उसके बाद सब सीन क्लियर हो जाएगा। लेकिन मौजूदा घटनाक्रम जो हो रहा है और जिस तरह से दलितों को साधने की कोशिश हर पार्टी कर रही है, सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी नहीं, यहां तक कि आईएनएलडी की बात करें, आजाद समाज पार्टी भी उन्हें अपना हितैषी बताती है, बीएसपी भी चुनाव में है और ऐसे में जेजेपी भी है, और ऐसे में इतना वोट जो बटेगा तो किसके हिस्से में कितने दलित आएंगे, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा सस्पेंस है। अरोड़ा साहब, आपको क्या लगता है, दलित एक राह चलेगा या इस बार बढ़ जाएगा? जी बिल्कुल, यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर दलित किस साइड जाएगा, क्योंकि सभी पार्टियां लगातार जिस प्रकार से दलितों पर नजर गड़ाए हुए हैं। देखिए, जहां तक जाट समाज की बात होती है, जाट समुदाय की बात होती है, जाट समुदाय ऑलरेडी पहले बहुत बटा हुआ है। सभी पार्टियां लगातार, जितनी भी पार्टियां हरियाणा के अंदर हैं, उनमें कहीं ना कहीं वर्चस्व जो रहा है अब तक की राजनीति के हरियाणा की आप देखेंगे तो उसमें जाटों का ही रहा है। लेकिन इस बार जो है पूरी तरह से दलितों पर नजर है, क्योंकि आप देखिए, आप इस बात से समझ सकते हैं, चाहे अशोक तंवर जी के कांग्रेस को जाने, वो कांग्रेस अपनी बहुत बड़ी जीत बता रही हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि वही अशोक तंवर है जिन्हें हम आया गया राम के राम ये परिभाषा भी दे तो कोई बड़ी बात। बिल्कुल सही कहा आपने, अपॉर्चुनिटी को कैसे अपने पक्ष में भुनाया जाता है ये तो कोई सीखे। हाँ बिल्कुल, तो 5 सालों में 5 पार्टियां बदली और जिस पार्टी में गए उसी पार्टी को उन्होंने नुकसान पहुंचाया। मतलब वो पार्टी जवान तक जब्त नहीं करवा चुकी है अपनी, उनकी हालत रही। खास कर बात तो बता दूं कि ये वही अशोक तंवर है जो राहुल गांधी जी के बारे में बहुत अपशब्द बोलते थे। ऐसे में कुमारी शैलजा जब उनको लोकसभा में हरा चुकी है, इनकी कोई खास जरूरत नहीं थी कांग्रेस को, लेकिन उसके बाद में कांग्रेस ने उनको लिया है अपने पाले में, तो कितने दबाव में है कांग्रेस के अंदर अंदरूनी मजबूरी है, क्योंकि कुमारी शैलजा आप पूरे चुनाव प्रचार के अंदर कहीं ना कहीं अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी वो सोनिया गांधी से मिलने आती है, चुनाव प्रचार छोड़कर। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक पारी खेलने की कोशिश किया कांग्रेस ने, कि पूरी तरह से पूरा ध्यान जो केंद्रित है वो दलित वोट बैंक पर है, ये स्पष्ट होता है इस बात से। तो मैं समझता हूँ इस बात, चाहे जेजेपी की बात करें, आईएनएलडी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, सभी पार्टियां कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक पर नजर लगाए हुए हैं। वोट तो बढ़ेगा, ये तय है, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से जो स्थिति थी, लगभग इससे पहले लग रहा था कि बीजेपी पूरी तरह से स्थिति से बाहर होती नजर आ रही है, मतलब पूरी तरह से हार रही है। लेकिन अब कहीं ना कहीं पहले से स्थिति अच्छी की है बीजेपी ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, जिस प्रकार से अशोक तंवर का जो है अचानक महेंद्रगढ़ में आकर और जो है मंच पर आ जाना, और जिस प्रकार से उस समय तो कुमारी शैलजा का दिल्ली में होना, ये बहुत सारी चीजें अंदरूनी बताता है। और ये तैयारी भी बता रहे कि कांग्रेस की तैयारी पिछले काफी समय से चल रही थी, क्योंकि अब तक तो ये लगा था वो बीजेपी का प्रचार कर रहे थे 1 बजे तक, तो उसके बाद अचानक बिल्कुल बहुत सरप्राइजिंग था। हाँ, ये और जबकि ऐसी रणनीति हमेशा बीजेपी तैयार करती है, लेकिन पहली बार कांग्रेस में देखने को मिला कि कहीं से कहीं तक भनक नहीं लगने दी गई। चलिए, तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं तू डाल में पात वाले उस जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ पूरी तैयारी कांग्रेस ने की है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन दिलचस्प ये रहेगा कि क्या फिर भी कांग्रेस जो है दलित वोट बैंक जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में बेशक बीजेपी नुकसान, लेकिन क्या विधानसभा में, क्योंकि सबसे बड़ी गलती कहीं ना कहीं यह भी समझ में आती है कि खट्टर साहब को सीट से उतारना और सैनी साहब को बिठाना, क्या यह भी बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी? एंटी इनकम्बेंसी तो ऑलरेडी पहली किसी को संभाला जा सकता था, लेकिन इस समय पे कहीं ना कहीं अंदरूनी काट भी बीजेपी के अंदर भी है और कांग्रेस के अंदर भी वो तो है, और बिल्कुल छलक जाता है अरोड़ा साहब। अब देखिए, ऊँट तो किस करवट बैठेगा ये तो नहीं पता है, लेकिन 8 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन कुछ चीजें छलक जाती हैं, सामने आ जाती है। रोहिल्ला साहब, आपके पास आ रहे हैं, आप बीजेपी बतौर भारतीय जनता पार्टी इसी इत्मीनान में खुश है कि चलो वोट बट जाएंगे तो फायदा तो बीजेपी को हो जाएगा, या फिर अपने लिए भी एक अपनी स्ट्रेटजी बना? क्योंकि आपके सांसद है नवीन जिंदल, उनकी माताश्री देश की सबसे अमीर महिला है, अब वो आप ही के कैंडिडेट के विरुद्ध निर्दलीय उतर रही हैं, तो ऐसे में सिर्फ वोट कट जाएगा, इसी को लेकर के आप खुश हैं कि हम नैया पार लगा लेंगे, या फिर और भी कुछ स्ट्रेटजी है? राजवीर साहब। कुणाल जी, वो हरियाणवी में कहावत है भाई, मतलब बच्चा जेठ के भरोसे नहीं जमा जाता, यानी कि किसी दूसरे के भरोसे आप चुनाव नहीं लड़ सकते। भारतीय जनता पार्टी पूरी स्ट्रेटेजिक तैयारी के साथ चुनाव में उतरी थी और लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुद्दों पे काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे आज आपने डिबेट का विषय रखा
भाई दलितों की, तो दलितों में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया अपना। उन्होंने, हमने साबित किया कि भाई हमने आप लोगों के लिए किया है। हमने सिर्फ इतना ही बताया कि हम लोगों ने आपके लिए किया है। आप लोग फैक्ट चेक कीजिए, आप लोग इसको वेरीफाई कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो हमें बताइए। तो आपने भी कहा कोई दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया है? नहीं, आप ये कांग्रेस ने कहा बना दिया। हमने तो नायब सैनी जी को सुनिए। कांग्रेस के पास तो 10 साल से सत्ता ही नहीं है, आपके पास तो थी। कोई बात नहीं, अब आप समझ एक मिनट के लिए। हाँ। मनोहर लाल जी को 9.5 साल का टाइम पीरियड मिला। उन्होंने अपना टाइम, उन्होंने नेतृत्व को बोला मुझे इस जिम्मेवारी से मुक्त कीजिए एक बार, तो तुरंत प्रभाव से नायब सैनी जी जो कि ओबीसी का चेहरा, जो कि एक बूथ अध्यक्ष से एक सीएम तक के पद पर पहुंचे, वो बहुत सामान्य परिवार से आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव करके दिखाया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी आज भी उसके ढर्रे पे चल रही है। ये लोग ना तो अपना रोहिल्ला साहब, मुझे तो बहुत ताज्जुब लगता है जब कोई सिटिंग सीएम बोलेगा कि मुझे मेरे पद से मुक्त कर दीजिए। इसके पीछे बहुत कारण होते हैं। लोगों के बीच भी उनका वह प्रभाव नहीं जन रहा था, लोगों में आक्रोश था। नहीं, वो कहने की बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र बेस्ड पार्टी है। वो चेहरा सिर्फ हमारे पास नरेंद्र मोदी जी है और सारी पार्टी उनके पीछे है। ठीक है, जो किसान निर्देश चल रहे हैं। और रही दलितों की बात, तो दलितों के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जी ने लगातार काम किया और उन्होंने ये भी कहा था भाई ये मनोहर का परिवार है, तो अंगीकार करना बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने इसी नाते उन्होंने सुरेश कटारिया जी की जिम्मेवारी लगाई, जिन्होंने 55 विधानसभा में घूम घूम के ये काम किया। चलिए ठीक है। शान खान साहब, कांग्रेस के लिए भी थोड़ी चुनौती तो है। यदि उस लिहाज से देखें, बीजेपी के 33 लोग बागी हो गए तो आपके भी 36 लोग हो गए। कुछ तो ऐसे उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ ही निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। ऊपर से बीएसपी और आईएनएलडी, जेजेपी, एएसपी, ये सब आप ही के राह में तो रोड़े अटका रहे हैं। कांग्रेस ऐसी क्या स्ट्रेटजी को लेकर आगे चलेगी जिससे आपको लगेगा कि किला फतह हो जाएगा और ये सब जो छोटे छोटे नाव लगे हुए हैं कंपटीशन में आपके साथ, वो आपको चुनौती नहीं दे पाएंगे? पहला, क्या आपको लगता है आम आदमी पार्टी का भी प्रभाव होगा? ऐसे तो सेंटर में आप साथ है, लेकिन यहाँ पे तो अलग अलग ही है। देखिए कुणाल भाई, जो भी आपने नाम लिया, जेजेपी, इनेलो, ये सब भाजपा के ही मोहरे हैं। भाजपा एन केन प्रकार से सत्ता विरोधी मतदाताओं के मत विभाजन करवाना चाहती है, ताकि कैसे भी करके दोबारा सरकार में बैठ जाएं और राम रहीम जैसे बलात्कारियों को पैरोल देते रहे और ये अपना भ्रष्टाचार करते रहे, लूट खसोट करते रहे। किंतु हरियाणा की जनता बहुत ही चतुर जनता है। हरियाणा की जनता भाजपा के कुशासन को, इनकी कुनीतियों को, इनके पापों को, इनके अपराधों को पहचान चुकी है और हमें जेजेपी, इनेलो से कोई खतरा नहीं है। ये भाजपा के लिए खतरा बन रहे हैं। भाजपा ने इनको अपना मोहरा बना के खड़ा किया है, किंतु ये भाजपा के लिए ही खतरा बन रहे हैं। वो ऐसे क्योंकि इस चुनाव में भाजपा दिन प्रतिदिन मैदान से बाहर होती जा रही है। आज की स्थिति में भाजपा 2.5 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री स्वयं अपनी सीट से चुनाव बुरी तरीके से हार रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाजपा तीसरे नंबर पे पहुंच जाए, हम तो पहले नंबर में आने ही वाले। ओके, एक सवाल और बनता है। रवि अरोड़ा साहब ने उस ओर इशारा किया था, मुझे ध्यान में आया तो पूछ लेता हूं। अशोक तंवर साहब, ऐसे तो कोई नेता, हर नेता के लिए हर पार्टी का दरवाजा खुला रहता है, इसलिए उसको मैं नहीं छू रहा हूं, लेकिन अशोक तंवर साहब के कांग्रेस में चले आने के बाद, वो भी तब जब ऑलमोस्ट सारा प्रचार क्लोज हो गया था, अब वो आपके लिए एसेट हैं या लायबिलिटी हैं? देखिए, अशोक तंवर जी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और एक नेता थे, कांग्रेस पार्टी के सांसद थे। किन्हीं कारणों से वे कांग्रेस पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में गए थे और दूसरे दलों में जाकर उन्होंने देख लिया कि उनको और उनके समुदाय को सही सम्मान यदि देश में कोई दल देता है तो कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाजपा ना तो आरक्षण का आदर करती है, न संविधान का आदर करती है और न भाजपा में दलितों का कोई सम्मान है। निश्चित रूप से उनको ये लगा कि उनका व्यक्तिगत और उनके समाज का यदि कहीं सम्मान है तो वो कांग्रेस पार्टी में है। आज आप देखिए, कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समुदाय से है और भाजपा दलित की बात करती है। ये वही भाजपा है जिस भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस में एक दलित बेटी के साथ जो बलात्कार हुआ था, उस बेटी के शव को उसके परिवार को ना देकर खेत में रखकर फूंक देने का काम इस भाजपा की सरकार ने किया था।
भाजपा तो आपके हिसाब से जो किसी प्रकार तंवर के साहब दल में हैं, खान साहब, आपके हिसाब से जो तंवर साहब है उनकी घर वापसी हुई है? निश्चित रूप से सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट जाता है तो उसको भूला नहीं। क्या कहते हैं। गारंटी है कल फिर वो आपका दामन छोड़ के बाहर न चल जाए, आपका दरवाजा खुला रह जाए? देखिए कुणाल भाई, गारंटी राजनीति में कोई लेता है? नहीं। मोदी जी ने तमाम 10 वर्षों में तमाम गारंटियां दी, 15 लाख दे दूंगा, हाँ। 2 करोड़ रोजगार दे दूंगा, किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, सबको पक्का मकान दे दूंगा। मोदी जी की तमाम गारंटियां मोदी जी ने दी है, क्या पूरी हो गई क्या? अब रही बात, कोई व्यक्ति आया है हमारे दल में, वो पहले हमारे दल में रह चुका है, निश्चित रूप से उसका हमने स्वागत किया है। उस व्यक्ति ने बताया किस प्रकार से भाजपा तो अब की बार ना, अब की बार खान साहब करती है। अब की बार ट्रेनिंग सही से दीजिएगा, ये नहीं कि फिर इधर मौका ना मिला उधर मिला तो फिर निकल लिए, सब विचारधारा 1 मिनट में भूल लिए। ये चिंता का बात है हेल्दी राजनीति के लिए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने कहा। खैर ठीक है अरोड़ा साहब, अब आपके पास आते हैं। एक बेहद अहम प्लेयर है आम आदमी पार्टी, 90 सीटों पर ताल ठोक रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर भी यदि हम देखें तो पिछले लोकसभा चुनाव में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन तो नहीं किया, लेकिन कुछ वोट तो वो अपने पास रखे ही हैं। उस वोट का फलाफल कुछ निकलकर सामने आएगा विधानसभा सीटों में, या वोट सिर्फ एक तरह से कहें कि जो मेन विरोधी पार्टी हो इनसे निकल के कुछ मतलब स्कोप लगता है आपको हरियाणा में आम आदमी पार्टी का? देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन कुछ खास अच्छा रहने वाला नहीं है। हाँ, इतना जो है, अगर वो कुछ नुकसान करेगी हरियाणा के अंदर तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही नुकसान करेगी, क्योंकि जो बीजेपी का कैडर वोट है, जो खासकर जो उसका कैडर वोट है, उसमें चेंज लगाना अभी फिलहाल इसके लिए संभव नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए। और जहाँ तक प्रचार की बात है, जहाँ तक उसने अकेले लड़ने का मन कर लगाया है, तो उसको लगता है कि वो पहले से बेहतर कर सकती है, कुछ सीटें निकाल सकती है। लेकिन कितना देखने वाली बात है कि आज तक को पता चलेगा कि क्या सचमुच में हरियाणा की जनता ने क्या, क्योंकि वोट प्रतिशत तो बढ़ेगा उसका, ये बात तो तय है, लेकिन जो वोट प्रतिशत होगा, जो बढ़ेगा, वो कहीं ना कहीं जो रिजर्व पार्टीज हैं उनसे निकलेगा या फिर कांग्रेस से निकलेगा। और सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से लगातार अशोक तंवर जी की बात हो रही है, तो मैं एक बात समझता हूँ कि अगर अशोक तंवर जी सिर्फ 5 साल में पूरी 5 पार्टियां बदल चुके हैं, मतलब आपको इस बात से समझना हो कि तृणमूल कांग्रेस में भी जा चुके थे, तो जब आम आदमी पार्टी से निकले तो टीएमसी में चले गए और वहां से जो बीजेपी है, मतलब कहीं ना कहीं। और वो भी टाइमिंग देखिए ना अरोड़ा साहब, मतलब चुनाव प्रचार का शोर थम गया और फिर अब आप कांग्रेस का हाथ थाम रहे हैं, क्योंकि आपको भविष्य में कुछ अपॉर्चुनिटी कांग्रेस में नजर आ रहा है। मतलब बहुत ही अपॉर्चुनिस्ट अप्रोच है ये अरोड़ा साहब, लेकिन अब क्या करें, राजनीति है, राजनीति में ये सब होता है। तमाम पार्टियों को भी अपनी विचारधारा के मद्देनजर इसे देखना चाहिए। खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला मंचों पर खड़े होकर एक दूसरे को बहुत बदतमीज बोलते थे, लेकिन उसके बाद एक ही साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ी, उनको मजबूरी थी, तो उसके बारे में बेशक बाद में। ठीक है, राजनीति में यही तो खूबी है कि सबकी अपनी अपनी मजबूरी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। हरियाणा का रण कौन जीतेगा यह तो 8 अक्टूबर को पता चल जाएगा, और दलित किसके साथ होंगे ये उसी रिजल्ट के साथ जाहिर भी हो जाएगा। लोकतंत्र में इतना ही, नमस्कार।